अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। आज दिनांक 1 फरवरी 2022 को एक प्रेस वार्ता एसएसजे मॉडर्न स्कूल जलेसर रोड फिरोजाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा रखी गई, जिसमें समस्त स्कूल संचालकों ने अपनी अपनी पीड़ा और दुख बयां किया, साथ ही उनके अन्य साथियों को हो रही परेशानियों से भी अवगत कराया, जिसमें प्रमुख रूप से 25% आरटीई के रुपयों का भुगतान जो विगत 3 वर्षों से उन्हें नहीं मिला है, और साथ ही बार बार स्कूलों को बंद करने के आदेशों के आने के बारे में भी बताया। वार्ता के दौरान डॉक्टर मयंक भटनागर, किड्स कॉर्नर स्कूल, श्रीमती नंदिनी यादव, आईवे इंटरनेशनल स्कूल, श्री ओम प्रकाश शर्मा, एसएचजे मॉडर्न स्कूल, श्री चिराग उद्दीन, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल एवं जिले के प्रमुख स्कूल संचालक मौजूद रहे। और क्या कुछ था कहना उनके द्वारा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। जी सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा क्षेत्र एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। सरकार शायद स्कूल्स को और शिक्षकों को अभी समझ नहीं पाई। उनको ये भी देखना चाहिए कि प्रति स्कूल के अंदर, एक छोटे से छोटे स्कूल के अंदर लगभग उसके सफाई कर्मचारी आयाएँ और शिक्षक मिलाकर लगभग कम से कम 50 लोग तो हो जाते हैं। और अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, तो 2000 से 3000 स्कूल्स तो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें तो उस हिसाब से लगभग 1.5 लाख तो फिरोजाबाद के अंदर ही स्कूल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। तो क्या वो वोटर नहीं हैं? अगर उनकी उपेक्षा होगी तो क्या वो आपके प्रति अच्छे भाव रखेंगे या किसी भी उस पार्टी को वोट देंगे? कहीं ना कहीं वो कुंठा से ग्रसित रहेंगे और उसके बाद वो अपनी शक्ति वोट के द्वारा ज़रूर दिखाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए ऐसे क्षेत्र पे जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड क्षेत्र है, और उस तरीके से सरकार को उनसे बिहेव करना चाहिए, उस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि उससे सारे जुड़े हुए लोग भी और विद्यार्थी लाभान्वित रखी गई है। किस सदन में रखी गई है? बहुत व्यथित मन से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो संचालक हैं, आज उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। शायद यही हमारे लिए एक अच्छा समय है। फिरोजाबाद के अंदर जनप्रतिनिधि जो हैं, हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। ना सिर्फ उन तक बल्कि हम शासन तक अपनी धमक देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा समय हो चुका कि जब बेचारे छोटे छोटे स्कूल वाले, जिनके पास बहुत सीमित संसाधन हैं, बहुत ही कम बच्चों के साथ वो अपने स्कूल का संचालन करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से इस कोविड के अटैक ने उनकी सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। आज वो किसी भी तरीके से अपने आप को व्यवस्थित नहीं पा रहे। मैं आर्थिक तौर की बात नहीं कर रहा, एक मानसिक तौर पे भी एक शिक्षक बहुत व्यथित होता है जब वो देखता है कि उसके विद्यार्थी को वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो रहा जो उसको प्राप्त होना चाहिए था। हर वक्त जब भी कोविड का, कोई भी कोरोना का एक कोई नया संस्करण आता है, सबसे पहला अटैक शिक्षा के ऊपर किया जाता है। हम सभी लोगों की मांग है कि क्यों शिक्षा के ऊपर सबसे जहरीले तीर चलाए जाते हैं। सबसे पहले जहर में डाल के उन तीरों को हम स्कूल संचालकों के ऊपर थोप दिया जाता है, स्कूल बंद। क्या स्कूल बंद करने से कोरोना चला जाएगा और 2000 लोगों की रैली होने से कोरोना चला जाएगा? हैं? 2000 लोगों की रैली होगी, उससे कोरोना चला जाएगा? राजनीतिक रैलियां होंगी। हम जब देखते हैं, आप सोचिए हमारे मन को, जब हम देखते हैं कि हमारे ही बच्चे राजनीतिक रैलियों में घूमते फिर रहे हैं, तो हमको बहुत दर्द होता है कि हमारे वो होनहार बच्चे जिनको हम पढ़ा सकते थे, आज वो राजनीति की शरण ले रहे हैं, राजनीतिक रैलियों में घूम रहे हैं। जिस जगह ज्ञान प्राप्त करना है वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे। कितना व्यथित होता है हमारा मन। मेरा आग्रह है सरकार से, जो भी सरकार आए या जो भी सरकारें पिछली रही हैं, सब ने एक ही सी नीति अपनाई है शिक्षा के प्रति। शिक्षा के प्रति तो उदासीनता रही है, ये सभी को मालूम है। मैं बहुत ही विनम्र तौर पे आग्रह करना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति सरकारें सजग हों। ये जो एकदम से पहला कानून लाके थोप देते हैं, स्कूल बंद,
1.5 साल इन्होंने वेट किया, वैक्सीन के ट्रायल चलते रहे, तब जाके इन्होंने वैक्सीनेशन किया। ये बात परम सत्य, और तब वो लाभदायक उन्होंने हमको वैक्सीनेशन किया। लेकिन क्या ऑनलाइन पद्धति का कोई भी रिसर्च करी गई? सिमिलरली जैसे ही कोरोना आया, अगले दिन से ये थोप दिया गया, कल से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन व्यवस्था में अगर किसी भी बच्चे की आईडी लेके बाहर के लोग शामिल हो जाते हैं, कोई शिक्षिका पढ़ा रही होती है क्लास के अंदर, भद्दी भद्दी गालियाँ देके उसको बहुत लज्जित करते हैं। जब तक हम उस व्यक्ति को बाहर करते हैं, तब तक हमारे क्लास की कई बच्चियाँ शर्मसार हो चुकी होती हैं। ये है हमारे देश की ऑनलाइन पढ़ाई। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हम लोग फेस करते हैं, शिक्षक फेस कर रहे हैं। कोई सरकार उनके बारे में सोचती है क्या? कोई सरकार देखती है कि उनका दर्द क्या है? हम आपसे विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं, अब कोविड के जो भी आगे के जो वेरिएंट्स हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, और वैक्सीनेशन जब 15 से 18 साल के बच्चों का किया, तो उसके बाद स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे? हमारी सिर्फ एक मांग है, स्कूलों को त्वरित तौर पे खोला जाए। और आप अमेरिका जैसे देश में देखिए, 10 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ सब जगह स्कूल खोल रहे हैं। और दूसरे प्रदेशों में अगर आप झांक के देखें, सब जगह स्कूल खोल दिए गए हैं। यूपी सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी सबसे कम संक्रमण दर जो है वो यूपी के अंदर है, फिर स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे? ये कैसी राजनीति है? ये कैसी सरकार है जो स्कूलों पर ही अंकुश लगाती है? क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं देते, कोई आपको कोई टैक्सेस नहीं देते। अरे हम शिक्षा देते हैं, इससे बड़ा वरदान तो ईश्वर भी नहीं दे सकता। हम एक समाज बनाते हैं, उनको हम शिक्षित करते हैं, जिसके बेस पे वो अपना रोजगार लेते हैं, और हमारे ऊपर ही ये अंकुश उन बच्चों के भविष्य पे लगाम क्यों? हमें मानक दीजिए, हमें मानक दीजिए, हम गेट्स पे अपने आप जैसा कहेंगे उन मानकों के अनुरूप शिक्षा का संचालन करेंगे। लेकिन हमारी पुरजोर मांग है कि हमारे सारे बच्चों को, ये नहीं कि छोटे बच्चे पिछले 2.5 साल से स्कूल की शक्ल नहीं देखी, शायद भूल गए होंगे हम किस स्कूल में कौन हमारी टीचर थी। छोटा बच्चा तो कुछ दिनों अगर नानी के घर चला जाए तो घर पे लौट के घर के मेंबर्स को नहीं पहचानता। आज जब वो छोटे बच्चे बिल्कुल स्कूल से नदारद हो चुके हैं, तो एक नए तौर पे वो स्कूल में दाखिल होंगे। लेकिन हमारी ये डिमांड है, हमारी मांग है कि अब से स्कूल बंद करना बंद कर दें, शिक्षा को प्राथमिकता दें, नहीं तो एक पूरा शिक्षक समाज, बहुत बड़ा समाज है। आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये हम ही संचालक लोग हैं जो अपने शिक्षकों पे और अपने विद्यार्थियों पे प्रभाव डलवा के हम कह सकते हैं कि इस सरकार ने, इस प्रतिनिधि ने काम अच्छा किया। क्या प्रेस वार्ता रखी गई है, किस उद्देश्य में रखी गई है, और क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रेस वार्ता एसएसजे मॉडर्न स्कूल जलेसर रोड पर रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सरकार की बेरुखी स्कूल संचालकों के लिए है और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए है, वो सरकार की बेरुखी को दूर करने के लिए और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रखी गई है। ऐसा मानना है कि किसी भी देश को अगर अपंग करना है तो उसकी युवा पीढ़ी को अपंग कर दिया जाए तो पूरा देश बर्बाद हो जाता है, और शारीरिक अपंगता से मानसिक अपंगता ज़्यादा बुरी होती है। तो कहीं ना कहीं 2 साल से हमारे विद्यालय बंद हैं, कोरोना के नाम पे या किसी और के नाम पे, शीतकालीन अवकाश के नाम पे। तो ये 2 साल से 15 दिन से जो विद्यालय का समय बढ़ाया जा रहा है, समय अंतराल बढ़ाया जा रहा है, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो मानसिक रूप से अपंग होती जा रही है। तो जिस हिसाब से सरकार की शिक्षा नीति और विद्यालय तथा विद्यार्थियों के प्रति रुझान है सरकार का, उससे ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार या देश सरकार हमारे देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्योंकि हमारी जब युवा पीढ़ी मानसिक अपंग हो जाएगी तो हमारा देश भी अपंग हो जाएगा। कहाँ से रोजगार आएंगे? कहीं ना कहीं वो डिपेंड हो जाएंगी युवा पीढ़ी हमारी पूरी। अभी बिहार की साइड में कुछ युवा साथियों ने प्रोटेस्ट किया था, वो किसके अगेंस्ट किया था और क्या मामला था? मामला ये था कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम हुआ था आज से 3 साल पहले 2019 में, उसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हमारा 10th का एग्ज़ाम होता है या 12th का एग्ज़ाम होता है, तो दोनों का पैटर्न एक अलग अलग होता है। तो आरआरबी ने जो एग्ज़ाम कराया 10th लेवल का और 12th लेवल का, 12th लेवल का और ग्रेजुएट लेवल का, तो एग्ज़ाम पेपर सेम रख दिया। अब सेम रख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे फाइट करेंगे। तो उसमें जो कट ऑफ रखा गया तो ये होना चाहिए कि या तो सेम रखिए, अदरवाइज जो कम क्वालिफाइड है उसके लिए कट ऑफ कम रखिए, और जो हाईली क्वालिफाइड है उसके लिए हाई कट ऑफ रखिए। आपका कहने का मतलब है इस सरकार में जो हाईली क्वालिफाइड है उसकी वैल्यू कम है, जो कम क्वालिफाइड है उसकी वैल्यू ज़्यादा है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो पद्धति है या जो सरकार रेगुलेट कर रही है वो उस पर प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर रही है।
अभी उसमें इंस्पेक्टर पद के लिए यूपीएससी एग्जाम में आपने देखा था कि उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है और डी ग्रुप के लिए उन्होंने तीन मतलब इंटरव्यू भी रख दिया, मेंस भी रख दिया और एग्जाम भी रख दिया। तो कहीं ना कहीं यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार इस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रही और इसके कारण बच्चों के साथ भेदभाव होता है। भेदभाव ये होता है कि सरकार को एक पहले जैसे छटनी करते हैं, 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो उसमें से 20,000 बच्चे छटनी करके निकाले जाते हैं। आफ्टर दैट 20,000 बच्चों में से 5,000 बच्चों की वैकेंसी होती है, उससे साक्षात्कार या मेंस वगैरह के थ्रू अपॉइंट कर दिया जाता है। पर सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट एक एग्जाम कंडक्ट करा के डायरेक्ट अपॉइंट करा दिए बच्चे, उसमें रिजल्ट आउट कर। सर शिक्षा का क्या रोल है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में? देखिए, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उसमें तो उनके सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है, उनके एजुकेशन सिस्टम बने हुए हैं, बिजनेस मॉडल बने हुए हैं, सोसाइटी सिस्टम्स बने हुए हैं। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मेनली जैसे आप इंडिया देखे हुए हैं, बिजनेस मॉडल बने हुए हैं, सोसाइटी सिस्टम्स बने हुए हैं। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मेनली जैसे आप इंडिया देख सकते हैं, अभी देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एशिया सबसे टॉप पे डेवलपिंग कंट्री है। तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो करनी है, एक तो एजुकेशन सिस्टम जो मेन होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बच्चों की डेडिकेशन नहीं होगी, समाज की डेडिकेशन नहीं होगी एजुकेशन सिस्टम के लिए, तो वो हमारे बच्चे डिपेंड नहीं हो पाएंगे, सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएंगे। वो कहीं ना कहीं डिपेंड ही बने रहेंगे लोगों पर, सरकार पर या समाज पर कि कोई हमें नौकरी दे, कोई हमें रोजगार दे या कोई हमें कुछ भी करवाए। कहने का मतलब ये है जिसकी कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होगी, हायर होगी, बेहतर होगी, वही डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड में कन्वर्ट हो पाएगा। ऑब्वियसली आप जापान का एग्जांपल ले सकते हैं। जापान में हाँ उनके सिस्टम्स हमारी इंडिया से अलग हैं, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जैसे कि 5 साल तक जापान में किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, उसको घर पे ही संस्कार सिखाए जाते हैं। जापान में आप जापान का सिस्टम देखेंगे 5 साल तक बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं, पर 5 साल के बाद बच्चे को एजुकेशन लेना कंपलसरी होता है, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। उसकी जो एजुकेशन का खर्चा होता है, अगर गार्जियंस उसको बेयर अप नहीं कर सकता तो सरकार उसको उठाती है। सर बाहर के जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनका आप नाम ले रहे हैं, उसमें एक ये भी है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम, और इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे देश ने गुलामी का दंश झेला है, तो बदलाव आने में समय लगता है। धीमे धीमे जैसे जैसे हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, राजनीति में पहुंचती जाएगी या लीडरशिप करेगी, हमारी जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को बदलेगी, पर उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। रातों रात कोई बदलाव नहीं होते। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें भी पॉलिटिशियंस हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं या जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनका कंपैरिजन अगर इंडिया के नेताओं से किया जाए तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके बारे में कई बार सोचता हूँ। एक्चुअली में इंडिया में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये फ़र्क है कि जब डेवलप्ड कंट्रीज़ में कोई लीडर चुन के आता है तो उसके ऑलरेडी टू डू लिस्ट बनी होती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। और जब इंडिया का पॉलिटिशियन चुन के आता है तो वो एक भौकाल दिखाने के लिए आता है। क्या मुझे उसकी भी टू डू लिस्ट होती है, उसको क्या करना है कि मुझे एक फॉर्च्यूनर लेनी है, 10 जोड़ी सफ़ेद कुर्ता पजामा सिलवाना है और इस क्षेत्र में जिस चीज़ में मेरी दुश्मनी थी सबको भौकाल दिखा के आना है। तो आपके हिसाब से एक एजुकेशन का क्या रोल रहता है देश के लिए और एक अच्छे भविष्य के लिए? देखिए, सरल भाषा में हम इस तरीके से समझ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को, जैसे एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होती तो वो जीवन भर नहीं चल पाता, व्हील चेयर या वैसाखियों का सहारा लेता है। इसी प्रकार किसी भी देश के आगे बढ़ने में एजुकेशन का उतना ही योगदान होता है जैसे मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का। जी मैम, क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं और आरटीई के तहत क्या परेशानियां हो रही हैं? समस्याओं को लेके अपनी कोई भी बात रखने से पहले पिछले 2 सालों से जो चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता आज कोई नई चीज़ यहाँ पे होने वाली है या हम कुछ नया बताने वाले हैं। ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में जाके सिर्फ 3 महीने ऐसे गए हैं जब स्कूलों को खोला गया है, और उसके बाद भी आप पूरे हमारा शासन हो, प्रशासन हो, सबका अगर कहीं दबाव है तो सिर्फ स्कूलों पर समस्या ये बन चुकी है। कोरोना है, कोई भी चीज़ है, कोविड-19, ये गाइडलाइन, सारी चीज़ें, मार्केट ओपन है, सब कुछ ओपन है, सिर्फ स्कूल्स में ही प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्या सिर्फ बच्चों की पढ़ाई से ही प्रॉब्लम है कि उनको स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? पहले ऑर्डर ये दिया जाता है 15 दिनों के लिए शीतकालीन अवकाश है, वो शीतकालीन अवकाश पूरा जनवरी ख़त्म हो गया, 6 दिन और भी एक्सटेंड कर दिए गए। अब समझाने वाली चीज़ ये है कि या तो गवर्नमेंट हम लोग को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है, क्या हम उन दोनों बातों में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि शीतकालीन अवकाश कितने दिनों के लिए होना चाहिए था? जहां बच्चों को पूरे साल स्कूल नहीं आने दिया गया, क्या वहां पे 15 दिन का शीतकालीन अवकाश ज़रूरी था सरकार के लिए करना?
उसको किया भी तो आप इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। पहले 23 मार्च, फिर 30 मार्च तक आ गया, अब 6 फरवरी तक आ गया, और 6 फरवरी के बाद भी अब ये नहीं पता है कि और आगे कब तक। तो वो लास्ट डेट क्या है, इसका जवाब कहीं से तो मिले। कोई तो ऐसा पर्सन हो जो हमें भी एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे, जो हम भी जब हम उन बच्चों को देखते हैं उस स्कूल में, जो लोग हैं, चाहे वो टीचर हो, एक स्कूल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है तो पूरा स्टाफ जो ट्रांसपोर्ट का होता है, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो लोग परेशान हैं क्योंकि स्कूल उनको सैलरी पे नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। जितना टीचिंग स्टाफ है, मेड है, प्यून, ये सारे लोग जितना भी जुड़े हुए, वो बुक्स वाले, जितने भी लोग हैं जो स्कूल से जुड़े हुए हैं। और सबसे मेन चीज़, हम हर बार मुद्दा यहाँ पे ये लेके आ जाते हैं, फीस 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 की बात तो बहुत बाद में आ रही है। जो सबसे बड़ा जो मुद्दा बन चुका है वो है शिक्षा। वो बच्चे, अब वो बच्चा 5 साल का भी हो गया है, वो आज तक स्कूल नहीं गया। हमारे यहाँ 3 साल में नर्सरी में बच्चा एडमिशन लेना जो शुरू कर देता है, वो 5-6 साल के हो गए, अब तक स्कूल नहीं गए हैं। जब वो 6 साल की एज में बच्चा आएगा तो ये डायरेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसको जो है फर्स्ट में एडमिशन दे देना चाहिए। उसका बेसिक उसको कुछ नहीं आता, स्कूल भी क्या करेगा, गाइडलाइंस को फुलफिल कर देगा। तो उनको किस तरह की एजुकेशन मिलने वाली है, ये बहुत ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, और ये सिर्फ फिरोज़ाबाद की बात नहीं है, ऑल ओवर यूपी, ऑल ओवर इंडिया, हर यही कंडीशन बनी हुई है। मैं स्कूलों की बात करूँ, स्कूलों में आरटी के नाम पे बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मेरा एक सरकार से सवाल है जो मैं नहीं समझ पाती, सरकार सरकारी स्कूलों पे इतना पैसा खर्च करती है तो क्या वजह है कि उनको आरटी के थ्रू प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना पड़ता है? क्यों वो उन बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते? सारी सुविधाएं वहाँ पे जो है मुहैया कराई जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनाप शनाप हम बिल्डिंग से लेके, फर्नीचर से लेके हर चीज़ को हम देखते हैं। अगर वो हर चीज़ वहाँ इतनी खूबसूरत, इतना अच्छा जब पूरा पैटर्न बन चुका है, तो क्या वजह है कि अभी भी उन बच्चों को पहली चीज़ तो कि प्राइवेट स्कूलों में, मैं खुद ये कह रही हूँ, आप प्राइवेट स्कूल को, अगर आपको लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल वाले मनमाही फीस लेते हैं, उनको बंद कर दीजिए, बंद करिए, स्टेप लीजिए एक प्रॉपर। लेकिन ये हर रोज़ की, कभी इस साइड में कभी उस साइड में, कम से कम हमें एक चीज़ तो बता दीजिए कि ये होना है और ये नहीं होना है। कभी 1 हफ्ते के नाम पे, कभी 15 दिन के नाम पे, कभी कोविड के नाम पे, हर रोज़ हम लोग को जो है बातों में उलझाया जाता है, घुमाया जाता है। हर रोज़ एक नया नोटिस हमको थमा दिया जाता है। अब आप ये करिए, लास्ट एक नया नोटिस आया कि 15 से 18 आयु के सारे बच्चे जितने भी हैं उनको आपको उनका वैक्सीनेशन होना है और सारे कैंप वगैरह स्कूल में लगे। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, स्कूल वालों ने वो जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर रहे हैं। उसके बाद भी जब हम उनको फ़ोन कॉल करते हैं तो पेरेंट ये कहते हैं, आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हो, हमें जब लगवाना होगा हम लगवाएंगे। जब ये रिप्लाई हम अगर ऊपर देने की कोशिश करते हैं, तभी कहीं ना कहीं ये बात आती है कि आप लोगों को कराना होगा, इसको फुलफिल कराइए। एनी हाउ आप लोगों को ये डेटा फुलफिल करा के देना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ सर, तो शायद ये चीज़ आप लोगों के सामने भी आई होगी कि इस डेटा को आप लोग कराइए। आप कैसे फुलफिल कराएंगे नहीं पता। जब वो बच्चा हमारे पास स्कूल ही नहीं आ रहा है, वो स्कूल आए तो हम उसको ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं कि आपको वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। लेकिन जब वो स्कूल आ ही नहीं रहा है तो हम उसको सिर्फ वैक्सीनेशन के नाम पे नहीं बुला पा रहे, वो एनी हाउ हमारे पास तक आने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कुछ स्कूलों को मैं ये जो है मैं बिल्कुल कहूँगी कि उन्होंने बहुत कोशिश करके वो जितना मैक्सिमम डेटा था उन्होंने उसको जो है कराने की कोशिश की। समस्याएं बहुत सारी हैं पिछले 2 सालों से। आप लोगों के माध्यम से भी हम जितनी बार इस बात को उठा सकते थे हमने उठाने की कोशिश की है। आज मैं जो एक बात आप लोगों के माध्यम से फिर कह रही हूँ, अब शिक्षा व्यवस्था का मजाक बन चुका है। तो सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, कृपया ये मजाक बनाना बंद करें। चीज़ें हद से ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। पिछले उन बच्चों को, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, उनकी स्थिति को हम देख रहे हैं, हमने देखा है बहुत करीब से। वो बच्चा जो जानता था
आज उसको वो भी नहीं पता, उसका बेसिक के नाम पे वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। और यही बच्चा, आप इससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एक रिजल्ट आप अगली बार हमें फिर पकड़ा देंगे कि इन बच्चों को प्रमोट कर दीजिए अगली क्लास में, 10th के बच्चों को पास कर दीजिए, 12th के बच्चे को पास कर दीजिए। क्या वो बच्चा हायर लेवल पे जाके परफॉर्म कर पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। आपके माध्यम से जो तंत्र है, जो भी काम करता है, जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि कृपया वो इस तरफ ध्यान दें। देश की तरक्की सिर्फ इलेक्शन कराने से नहीं होगी, सिर्फ वोटिंग कराने से नहीं होगी कि वोटिंग करा लीजिए, नेता चुन लीजिए, ऐसी सरकार बना दीजिए, वो कर दीजिए। हर सरकार में, चाहे वो लोग विपक्ष में हो, सरकार में हो, लेकिन शिक्षा की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। लास्ट में, अंत में हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कृपया जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए हमारे, चाहे वो सीएम साहब हो, विपक्ष के लोग हों, शिक्षा मंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, कृपया इस तरफ ध्यान दें और हमारी शिक्षा पद्धति का मजाक न बनाएं। धन्यवाद। सर, आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई है एसएचजे मॉडर्न स्कूल में। सर, क्या प्रमुख उद्देश्य है प्रेस वार्ता का और क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं? आज हम स्कूल संचालकों ने अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त किया है कि सभी जगह पर कोरोना की वजह से मार्केट खुला हुआ है, रैलियां हो रही है, राजनीतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन स्कूलों को खोलने के लिए मना कर दिया गया है। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि स्कूल खुलने के बिना जो बच्चों की हालतें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं और उनके शरीर पर, उनके मस्तिष्क पर और उनके जो विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जितना शीघ्र से शीघ्र स्कूलों को खोल दिया जाए वो समाज के हित के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्कूलों से काफ़ी संख्या में किसी न किसी तौर पे लोग जुड़े हुए हैं, जिससे उनका रोजी रोटी का काम चलता है। और जिन स्कूलों में 25% के सरकार द्वारा जो बच्चे एडमिशन कराए गए हैं, कई सालों से उन स्कूलों को वो भी पैसा नहीं मिला है, जिसकी वजह से स्कूल वालों की आर्थिक स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये समय ऐसा है कि सभी स्कूल वालों को अपने पक्ष में रखें, क्योंकि स्कूल वाले इस समय इतने ज़्यादा व्यथित हैं कि वो कभी कभी उनके मन खराब होते हैं, जबकि सभी स्कूल संचालक सरकार के साथी हैं। लेकिन इस सरकार का, शिक्षा विभाग का और प्रशासन का स्कूल वालों की तरफ किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और फिर मैं दोबारा आग्रह करूँगा शिक्षा विभाग से, प्रशासन से और सरकार से कि स्कूलों को खोलकर बच्चों के विकास की तरफ ध्यान दें, वरना ये समाज बहुत पीछे हो जाएगा। बस स्कूल संचालकों की जो मीटिंग यहाँ आउट की गई है, उसमें हमारी यही वेदना है, जो सर ने अभी बताया है कि स्कूलों की स्थिति तो ख़राब हो ही रही है, बाकी जो बच्चे की जो लाइफ है थोड़ा उन पर भी ध्यान दीजिए। हमने अभी देखा था, जब अभी बच्चे लॉकडाउन के बाद बच्चे जैसे दोबारा ऑफलाइन आए थे, तो उनकी जो स्थिति हो गई थी वो देखने लायक थी। बच्चा सारा कुछ भूल चुका था, उनकी लाइफ बिल्कुल अजीब सी बिहेव, इनडिसिप्लिन लाइफ। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि बच्चों का ही अगर भविष्य ख़राब होगा तो क्या मतलब कंट्री करेगा। हमारा जो यंग जनरेशन ठीक से नहीं चल पाएगी तो हमारा देश का किस तरीके से विकास होगा। तो हमारा गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि किसी भी तरीके से स्कूलों को खोला जाए और हर चीज़ को स्कूल पर न डाला जाए। इतना सब कुछ मार्केट में इतना रस है, कहीं कोई मास्क नहीं है, कोई कहीं ऐसा नहीं है कि जो किसी पे प्रतिबंध हो। अगर स्कूलों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बच्चों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ये सब ठीक नहीं है। हमारा यही निवेदन है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्कूल खोला जाए। जैसे हमारे जो 6 तारीख का जो दिया हुआ है, उसके बाद 7 तारीख को विधिवत स्कूलों का। सर, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक किया है और उसको कंटिन्यू करने के लिए बोला है। आप लोगों को क्या ऑनलाइन शिक्षा में परेशानियाँ, खामियाँ? हाँ, हमारे यहाँ ऑनलाइन शिक्षा का बिल्कुल 0 आ रहा है। हार्डली 10-12% बच्चे आ पा रहे हैं, वो भी उसका कुछ लाभ नहीं है। जैसे करते हैं पेरेंट्स उस पर भी ध्यान दे पाते हैं, नहीं भी दे पाते।
तो ये ऑनलाइन से तो कोई उसका है ही नहीं। जैसे सर ने अभी बताया, जैसे यूरोपियन और अमेरिका में इतना कुछ कोविड के त्रस्त होने के बावजूद भी वहाँ बच्चों के सारे बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं। अगर कोई वहाँ व्यवधान ऐसा होता है तो 1-2 दिन के लिए बंद करने के बाद फिर खोल देते हैं। तो वहाँ का भी देख के करना चाहिए आपको। कुछ विशेष लोगों का सर ये भी कहना है कि अगर 1.5 साल के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं तो बच्चे कम से कम 3 साल शिक्षा से पिछड़ जाते हैं। इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? आप ये देखिए, जैसे कहीं भी छुट्टियां हो जाती, छोटे बच्चों का तो ये है कहीं भी छुट्टी में ही हो जाती हैं तो 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद होने के बाद बच्चों की स्थिति ख़राब होने लगती है। ये तो खैर तो सालों बीतते जा रही हैं तो स्थिति तो बहुत ख़राब हो चुकी है बच्चों की। इनको अभी संभालने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब मतलब ये है निवेदन कि किसी भी सूरत में स्कूलों को खोला जाए, हर हालत में थोड़ा इधर अटेंशन दिया जाए